Good morning, students, class 12 business studies. Better to continue our unit 2, chapter 2.1 on this as suggested question number 3, which is fundamental principles of management. बेटे ये क्या है, पढ़िए. Different management experts have explained different principles on the basis of their research. कई लोगों ने, कई मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं on the basis of their own research, अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से. हेनरी फ्यूल, अ फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ फ्रांस, ये मिस्टर हेनरी फ्यूल हैं, वन ऑफ द यू कैन से रिसर्च एनालिस्ट जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं. इन्होंने आपको 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं. 14, ये जो हम आज पढ़ेंगे, दीज आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्यूल. और अकॉर्डिंग टू हिम, while presenting the principle of management, Fewell has kept two things in mind. Two things वो क्या थी? Firstly क्या था? The list of principles of management should not be long, but should be suggestive, and only those principles should be explained which become applicable in most of the situations. ज़्यादातर principles of management की लिस्ट या रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लंबे नहीं होने चाहिए, सजेस्टिव होने चाहिए, और बेसिकली शुड बी एक्सप्लेन सच अ वे बिकम एप्लीकेबल इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस. ये ज़्यादातर हर सिचुएशन में एप्लीकेबल दिखें आपको. सेकेंडली, जो अभी लास्ट टाइम भी आपको बताया था, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड नॉट रिजिड सो दैट चेंजेस कैन बी मेड इन दैम इन केस ऑफ नीड. यस, यू कैन चेंज, दे आर फ्लेक्सिबल इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, याद रखना. यू आर हैविंग 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. हम फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? According to this principle, as far as possible, the whole work should be divided into small parts, and each individual should be assigned only one part of the work according to his ability. काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देना चाहिए और हर इंडिविजुअल को उसकी बेसिकली कैपेबिलिटी और खुशी के हिसाब से काम सौंपना चाहिए, तो रिजल्ट बेसिकली पॉजिटिव आएगा. ये ना एक पॉजिटिव और वायोलेटिंग इफेक्ट है. आपकी बुक्स में इसका क्या मतलब, एक ना इसका वर्क एफिशिएंसी के बारे में देखो. कोई भी चीज़ जो यहाँ पॉजिटिव में लिखी होती है, एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट रेसिप्रोकल होता है. डिवीजन ऑफ वर्क को अगर आप मानेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो ये नहीं होगा. मिसाल के तौर पे अगर मानेंगे तो हम क्या कहते हैं, इंक्रीज इन दी वर्क एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स. इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, नहीं मानोगे तो नहीं बढ़ेगी. ये इसका मीनिंग है. सेकेंड है बेटे रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? सबसे पहली बात तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट तो है चैप्टर 5.3 का, वो बाद की बात है. हम उसका मीनिंग आपको आज ही बताएंगे कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड. याद रखना, ना आपको पता है अथॉरिटी क्या होती है, ना आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. मान लो दोनों आपको पता भी हैं. फ्यूल का ये कहना है, पता हो या ना पता हो, ये दोनों की दोनों इकट्ठे चलानी है. ऐसा ना हो किसी आदमी को अथॉरिटी दे दी जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए, या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, अथॉरिटी ना दी जाए. जिसको देना है दोनों इकट्ठे देना है, हैंड इन हैंड देना है. ये तो प्रिंसिपल है. मीनिंग इन दोनों का क्या है 5.3 में. लेकिन अभी भी आपको बता देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मॉरल एप्लीकेशन ऑफ द वर्क है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस काम को निभाना, और अथॉरिटी कहते हैं पावर टू टेक डिसीजंस. आपके पास कितनी पावर है किसी डिसीजन को लेने की, दैट इज अथॉरिटी. मीनिंग लेटर ऑन. फिलहाल क्या है, जो भी इसका मीनिंग है, दोनों को इकट्ठे चलाना बेसिकली आपका प्रिंसिपल ऑफ द फ्यूल है. सीधी सी बात है. इसका पॉजिटिव और वायलेटिंग इफेक्ट आप देखिए. अगर आप इसको मानोगे तो इंक्रीज हो जाएगा कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, और अगर नहीं मानोगे तो डिक्लाइन हो जाएगा कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़. ये सेकेंड प्रिंसिपल है. थर्ड है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का सीधा सीधा मतलब है दैट इज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हैं एम्प्लॉयमेंट के, वो सुपीरियर हो या सबॉर्डिनेट हो, टॉप लेवल हो या मिडिल लेवल हो या बॉटम लेवल हो, सभी के लिए नेसेसरी हैं मानना, सभी के लिए एक बराबर है. पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट क्या है? कहता सीधी सी बात है, अगर आपका ये चीज़ मानोगे तो डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन एक बेटर रिजल्ट देगी, और नहीं मानोगे तो डिक्लाइन हो जाएगी आपकी रेपुटेशन. ये बेसिकली थर्ड प्रिंसिपल है. यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? चौथा प्रिंसिपल है. देखिए क्या कहता है, कहता है एक ही बॉस होना चाहिए जिससे कि आपको ऑर्डर मिलने चाहिए. ये तो है करेक्ट अप्रोच. रॉन्ग अप्रोच क्या है? कहता है सपोज ये 3 सबॉर्डिनेट हैं, उनको एक ही काम का ऑर्डर इस बॉस से भी मिल रहा है, इस बॉस से भी मिल रहा है.
मल्टीपल ऑर्डर्स आपको अगर एक ही बॉस दे तो ठीक है, पर अगर ये बॉस अलग ऑर्डर दे रहा है, ये बॉस अलग ऑर्डर दे रहा है, ये एक गलत अप्रोच है। आपके पास एक ही बॉस होना चाहिए। मल्टीपल बॉसेस जो हैं, मल्टीपल जो ऑर्डर्स फ्रॉम डिफरेंट मैनेजर्स जो हैं, दैट इज़ रॉन्ग अफेयर। देखिए इसमें इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, देर इज़ नो कन्फ्यूजन। अगर आप सिंगल बॉस से लेंगे ऑर्डर तो नो कन्फ्यूजन है, अदरवाइज कन्फ्यूजन रहेगा। पांचवा प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, पहले ना मेरी बात को समझिए। ऊपर के केस में यूनिटी ऑफ कमांड समझाया गया, मैं आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन समझाऊंगा। यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर ये दोनों के दोनों मैनेजर्स एक ही काम के ऑर्डर सिंगल एम्प्लॉय को नहीं दे सकते। पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होती है, कहता है ये मान लो मैनेजर है ऑटोमोटिव डिसीजन मतलब डिवीजन का, और ये मैनेजर है किसी क्लोथ डिवीजन का। इस सबॉर्डिनेट को ये ऑटोमोबाइल का ऑर्डर दे रहा है काम करने का, और ये कपड़े का ऑर्डर दे रहा है। ये यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होती है। इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है। ये चीज़ तो वर्केबल है, पॉजिटिव है, पर ऐसा ना हो कि दोनों के दोनों एक ही काम का ऑर्डर बेसिकली इस सबॉर्डिनेट को दे। ये भी ऑटोमोबाइल का दे रहा है, ये भी ऑटोमोबाइल का दे रहा है, वो गलत है। तो यूनिटी ऑफ कमांड में मल्टीपल बॉसेस से ऑर्डर सेम काम का नहीं आना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन का ऑर्डर आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए नीचे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स that there should be one head and one plan for a group of activities having same objective. For example, suppose an automobile company is manufacturing two products, namely scooter and car, has two divisions. As each product has its own market and problems, therefore each division must have its own heads. यानी कि ऑटोमोबाइल का हेड में, ऑटोमोबाइल के अंडर आपका बेसिकली दोनों डिवीजन का अलग अलग हेड होना चाहिए। स्कूटर का अलग और कार का अलग। उस एम्प्लॉय को आप स्कूटर का ऑर्डर दे रहे हैं और दूसरा मैनेजर कार का दे रहा है, दैट इज़ अ वर्केबल। देखिए इसके नीचे आप सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट क्या होता है, कहता है सबसे पहले जनरल इंटरेस्ट, बिजनेस का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट होना चाहिए, बाद में अपना होना चाहिए। ऐसा ना हो फॉर एग्जांपल यार आप किसी फर्म में काम करते हैं और फर्म को कोई 100 बोरी सीमेंट की ज़रूरत पड़ गई, आपके किसी रिश्तेदार की सीमेंट की दुकान थी, आपने उनके साथ साठ गांठ करके 5 रुपये महंगा सीमेंट दिलवा दिया फर्म को, ठीक है जी, और 5 रुपये महंगा सीमेंट दिलवाया, 2 रुपये उसने खा लिया, 3 रुपये आपने खा लिया। इससे क्या हुआ, आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट पहले आया, ये इंटरेस्ट बाद में, जो गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। आपको सबसे पहले ये इंटरेस्ट के लिए चलना चाहिए, बाद में अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। जो आपने वो किया वो टोटली गलत है। सबसे पहले आपको ईमानदारी यहाँ जनरल इंटरेस्ट में दिखानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ परचेज मैनेजर ऑफ ए कंपनी हैज़ टू परचेज 100 टन ऑफ रॉ मटेरियल. His son appears to be a supplier along with the other supplier in the market. The manager purchased the raw material from the firm of his son at a higher rate than the market rate, which is a wrong concept because here general interest is hampered. पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल सिमिलर होते हैं। अगर मानोगे तो ऑब्जर्विंग ह्यूमैनिटी, और अगर नहीं मानोगे तो आप ह्यूमैनिटी को वायलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बेटे, नेक्स्ट है आपके पास रेमुनरेशन टू द एम्प्लॉयज़। रेमुनरेशन क्या कहते हैं, भत्ता, सैलरी, तनख्वाह, जो भी आप मेहनताना लेते हैं। फ्यूल कहता है जो लेते हैं लेते रहो, लेकिन यहाँ पर सीधी सी बात है, एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर रेमुनरेशन। फेयर का मतलब है एक सरकारी रेट पे जो रेमुनरेशन किसी भी एज के लिए फिक्स की गई है, कम से कम उसको वो रेमुनरेशन देना चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत बेरोजगारी है। मान लो सरकारी रेट 500 रुपया है या 300 रुपया है, तो आज भी मजदूर 100 100 रुपये में मिल जाते हैं, जो चीज़ फेयर नहीं है। फेयर का मतलब है सरकारी रेट के हिसाब से आपको देना चाहिए, चाहे आपका जो भी रेमुनरेशन बनता है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, इंक्रीज आपकी जो इंक्रीज इन द एनकरेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन, और डिक्लाइन इन द एनकरेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन अगर आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीनिंग फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, चैप्टर 5.3 में है। मान लो आपको इन दोनों का मीनिंग पता है और मान लो आपको इन दोनों का मीनिंग नहीं पता। मिसाल के तौर पे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द सुपीरियर शुड अडॉप्ट अफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन नॉट कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब ऐसे होता है क्या, बता देता हूँ। एक आदमी अगर दूसरे आदमी को काम दे रहा है तो इसको आप बोलते हैं वो अपने काम को आधा आगे बांट रहा है, इसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं आज की लैंग्वेज में। 5.3 में डिटेल में बताएंगे।
फ्योल कहता है जो करो अफेक्टिव करो, कंप्लीट मत करो। अगर आपके पास 1 किलो काम है, तुमने 1 किलो का 1 किलो अपने सबॉर्डिनेट को सौंप दिया, तुम्हारे पास क्या रहा? कहता नहीं, कंप्लीट आगे मत दो, कुछ अपने पास भी रखो, अफेक्टिव दो, कुछ अपने पास रखो, कुछ उसके पास दो, ताकि आपकी कम्युनिकेशन बनी रहे। ये होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? इससे बेसिकली इंक्रीज इन द एनकरेजमेंट है और डिक्रीज इन द एनकरेजमेंट है अगर इसको वायलेट करते हैं। दिस इज इंक्रीज एंड टोटल ऑपोजिट, दैट इज डिक्लाइन। देखिए, नौवां प्रिंसिपल सुनिएगा आप। नौवां प्रिंसिपल क्या होता है? स्केलर चेन। बच्चों, स्केलर चेन एक ऐसा प्रिंसिपल है, वेल यू कैन बेसिकली रीड इट ऑल्सो, पर मैं चाहता हूँ कि एक बार आप पहले ऊपर के ये 8 प्रिंसिपल रिवाइज कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 6 प्रिंसिपल्स आगे एक्सप्लेन करूँगा और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल फिनिश आप दिस चैप्टर 2.1। फिलहाल के लिए आप ऊपर के 8 प्रिंसिपल्स के नोट्स बनाएं और इसको रीड आउट करें।